हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश, वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। आज के इस टॉपिक में हम जो है आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा डबली रेनफोर्स सेक्शन। अभी तक हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो है कंप्लीट एनालिसिस और डिजाइन कर लिया है लिमिट स्टेट मेथड से, और वर्किंग स्टेज तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड से आज हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो डिजाइन स्टेप्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहले डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हम लोग क्यों डिजाइन करते हैं, कब ऐसा मतलब सिचुएशन कब आ जाता है हमारे पास कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हमें डिजाइन करना होता है, वो भी हम देखेंगे। और एक एक करके जितने भी बातें होंगी, जितने भी सब हम लोग यहाँ पे हर तरह की बातें करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हम लोग सही तरीके से डिजाइन करेंगे। सबसे पहली बात है कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करने की जरूरत कब पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्शन है हमारा, ठीक है, वो उस पर कोई बीम है और उस पर इतना लोड लग रहा है जिसके कारण जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने कल निकाला था WL²/8 से, उसका वैल्यू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से ज्यादा आ जाए तो हमारा क्या, अगर चेक करते हैं तो क्या आता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन IS कोड द्वारा बोला गया है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में ब्रिटल फेल्यूर होता है, इसीलिए हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करते हैं। तो जब भी ऐसा केस राइज होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात होगी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन का केस आएगा, उस टाइम में हम लोग ओवर डिजाइन नहीं करके डब्ल्यू में चले जाएंगे, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करने का फर्स्ट स्टेप है कि जब फर्स्ट कंडीशन है कि जब हमारा अगर ये दिया रहा है कि सेक्शन का डायमेंशन कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो डेप्थ है और विड्थ है सेक्शन का, उसको हम वेरी नहीं कर सकते हैं चाहे जो हो जाए। तो उसको अगर वेरी नहीं करेंगे, और सेकेंड कंडीशन ये हो जाए कि जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से ज्यादा आ जाए, तो उस केस में हम डब्ल्यू में चले जाएंगे। तो डब्ल्यू में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो लोड के कारण होगा उसको निकालेंगे, और उसके बाद लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि सेक्शन को बैलेंस मान करके, ये अलग बात है। ठीक है, ये दो जो उस पर डेड लोड और लाइव लोड पड़ रहा है उसके कारण ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, फैक्टर लोड के कारण। और हमें जो है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, सेक्शन को बैलेंस सेक्शन मान करके, और वहां से जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आएगा वही हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ASC, सब हम लोग एक टर्म को हम समझेंगे आगे। ASC है जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलिए समझा देते हैं लास्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही देख लेंगे। तो अगर हमारा केस आ जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से ज्यादा हो, तब हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन पे जाएंगे, तब हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो निकालना। सेकंड स्टेप है कि चेक करना कि ये तो केस नहीं आ रहा है, अगर लेस आएगा तब तो हम लोग डायरेक्ट सिंगल रेनफोर्स में चले जाएंगे और वहां से बात बन जाएगी, लेकिन लेस और इक्वल टू भी हो तो, लेकिन जब ग्रेटर हो तो हम डब्ल्यू में जाएंगे। उसके बाद हमारा स्टेप होगा सबसे पहले AST1 प्रोवाइड करना। AST1 होता है टेंशन जोन में AST1 प्रोवाइड करना, यानी कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर जितना स्टील लगेगा इतना स्टील हमें चाहिए। AST1 वो स्टील है जिससे हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को काउंटरफॉर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डेवलप करे, वही है AST1। तो AST1 प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी M1 के लिए। ठीक है, M1 के लिए हम लोग निकाल लेंगे M1 इक्वल टू 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, इसको हम लोग AST1 को हम लोग लिमिटिंग सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 उसके बाद होगा AST2 प्रोवाइड करना। ठीक है, हमारा तो पूरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे नहीं ना रेसिस्ट हो पाएगा, तो जितना बेंडिंग मोमेंट हमारे पास बचेगा, ठीक है, जितना बेंडिंग मोमेंट कौन सा बचेगा, MX से लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, जितना लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जितना ज्यादा हो रहा था, वो जो डिफरेंस है उसके लिए हम AST2 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, AST2 किसके लिए करेंगे, M2 के लिए, जिसका वैल्यू होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए हम AST2 प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, और AST1 किसके लिए, लिमिटिंग के लिए। और बाकी वजह ये हमारा आ जाएगा 0.87 FY AST2 इंटू D माइनस D डैश। इसका जो देखिए इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा, AST1 के लिए लीवर आर्म, AST1 के लिए जो हमारा सेक्शन पूरा कंप्रेसिव ऊपर कंप्रेशन मान करके, और हमें जो हमारा यहाँ से आएगा D माइनस 0.42x C1 का जो CG है 0.42x ऊपर से है, तो ये हमारा जाएगा D माइनस 0.42x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा इसके लिए।
और फिर जो AST2 के लिए क्या हो जाएगा, AST2 के लिए जो हमारा ये होगा लीवर आर्म, वो जो होगा हमारा, देखिए AST2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ASC मतलब कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और हमें यहीं पे पता चल गया है कि ये जो सेक्शन है ओवर रेनफोर्स्ड होने वाला है, ठीक है। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा तो उस केस में हम यहाँ पे कुछ इफेक्टिव कवर ऊपर भी लेना होगा, तो वो इफेक्टिव कवर मान लीजिए D' है, ठीक है। तो D' और D' से ये यहाँ तक का मतलब इस स्टील से लेकर के, कंप्रेशन स्टील से लेकर के टेंशन स्टील के बीच का जो गैप रहेगा उसी को हम लोग इसका लीवर आर्म बोलेंगे, क्योंकि इसको तो कंट्रोल करने वाला यही है ना, ASC है। तो इसके लिए हमारा लीवर आर्म D माइनस D' हो जाएगा, ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ माइनस कवर जो है ऊपर का। उसके बाद हमारा AST2 प्रोवाइड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करना होगा। तो कंप्रेशन साइड में कितना स्टील प्रोवाइड होगा वो हम कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन कितना होगा। अब देखिए कंप्रेशन पूरा हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, C1 निकाले हैं। तो C1 में जो है सबसे, अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स अगर निकालेंगे तो B इंटू XU जब करेंगे तो B इंटू XU में स्टील के पास जो एरिया था, स्टील सबसे पहले स्टील हम कहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, स्टील के स्पेस में जितना एरिया ऑफ स्टील है उतना हमने कंक्रीट निकाला और उसके बदले स्टील प्रोवाइड किया वहां पे, वही है। यानी कि जितना दूर हमारा स्टील है उतना दूर कंक्रीट नहीं है। तो लेकिन जो C1 निकालने में उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे और ASC के कारण जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं, C2 टोटल क्या हो जाएगा, C2 में इसको माइनस कर दिए 0.4245 FC के इंटू ASC को माइनस कर दिए और प्लस कर दिए FSC इंटू ASC। FSC क्या है, तो कंप्रेसिव जोन में जो स्टील है हमारा उसका, उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है वही FSC है, मीन्स स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, ठीक है। ASC का जो स्ट्रेस है वही FSC है। तो यहाँ से जो है 0.45 FC के इंटू ASC इसको माइनस कर दिए और प्लस कर दिए FSC इंटू ASC, ठीक है। और उतना उसका इंटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा, D माइनस D'। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा M2 के लिए जो है एरिया ऑफ स्टील हमारा इससे निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील हम इसी से अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो एरिया ऑफ स्टील हमारा M2 बाई FSC माइनस 0.45 FC के इंटू D माइनस D' से हम लोग ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड आराम से निकाल सकते हैं। और बात रही यहाँ पे सब कुछ, तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा Mmax माइनस M1, ठीक है। बाकी D भी पता रहेगा, D' भी पता रहेगा, FC के भी पता रहेगा। एक ASC निकालने के लिए हमें FSC भी चाहिए। तो FSC हमें कैसे निकालना होगा, तो FSC निकालने के लिए जो है एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ रहेगा या क्वेश्चन में, या नहीं तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो स्ट्रेस है कुछ स्ट्रेस रहेगा उसके कोरेस्पोंडिंग स्ट्रेन का वैल्यू दिया रहेगा, या फिर कुछ स्ट्रेन रहेगा उसके कोरेस्पोंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा। तो उसी से हम लोग ये FSC निकालेंगे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ये पता चल गया, जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे पास दिया रहेगा या वैल्यू दिया रहेगा, तो उस टाइम में अगर हमें जो स्टील है यहाँ पे कंप्रेशन साइड में दिया हुआ स्टील, उसका अगर स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन SC वो अगर हमें पता चल जाए तो वो वैल्यू को देख करके जो ग्राफ दिया हुआ है या फिर जो वैल्यू दिया हुआ है वहां से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेन हमें सबसे पहले निकालना होगा कि ये स्ट्रेन कितना है। तो ये स्ट्रेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल लेंगे। ये जो ट्रायंगल है एक 0.0035 बाई XU डेप्थ में 0.0035 स्ट्रेन आ रहा है, और तो 0.0035 बाई XU इक्वल टू स्ट्रेन यहाँ पे एप्सिलॉन SC कितना पे, तो XU माइनस D' पे, तो XU माइनस D' पे इतना रहा है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल लेकर के यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन SC यानी कि स्ट्रेनिंग स्टील हम लोग निकालेंगे कंप्रेशन साइड में। तो इस स्ट्रेन का वैल्यू देख करके और उसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि वो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके और M2 के लिए जो है ASC हम लोग निकालेंगे। यानी कि डिजाइन का मतलब क्या, डिजाइन का मतलब वही हम लोग स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे वही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जो ग्राफ है या कर्व है या वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में FSC का जो वैल्यू है Fe250 ग्रेड के स्टील के लिए 217 यानी कि 217 न्यूटन पर mm²। अगर हमारा 415 ग्रेड का स्टील है Fe415 ग्रेड का, तो उसके लिए 350 न्यूटन पर mm²। अगर Fe500 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए 400 न्यूटन पर mm² लेंगे,
ठीक है, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग जो डिजाइन स्टेप्स है, अगर आपको फाइनली आपको देखना है कि सेक्शन जो है एएससी प्रोवाइड करने के बाद हमारा सेक्शन क्या वो बैलेंस है या फिर अंडर रेनफोर्स्ड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाएगा, C1 में हमारा जो B इंटू XU आ जाएगा, B इंटू XU वाला एरिया, और C2 में जो है ASC माइनस ये कंप्रेसिव फोर्स ये वाला आ जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये C2 हो जाएगा इंटू C1 से प्लस C1 करके C टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा, उसको टेंसाइल फोर्स से इक्वल करके टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, AST1 AST2 दोनों है, तो दोनों को ये प्लस करके दोनों प्लस ये क्या हो जाएगा AST, ठीक। तो 0.87 FY AST करके टेंसाइल फोर्स आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल करके हम लोग जो x का वैल्यू होगा वही हमारा जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। वहां से हम कंपेयर कर लेंगे कि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन करके क्वेश्चन में सही तरीके से समझ में आ जाएगा। बताइए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो है एक क्वेश्चन है आपके सामने, जो डब्ल्यू रेनफोर्स्ड सेक्शन यहाँ पे बोला तो गया है, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है। बी का वैल्यू यही हमारा फिगर यही है, बी का वैल्यू यानी कि विड्थ का वैल्यू दे दिया है 250 mm, ठीक है, 250 mm विड्थ है, और टोटल डेप्थ है 500 mm, और इफेक्टिव कवर और ऊपर का जो क्लियर कवर है दोनों 40 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से डी का यानी कि जो इफेक्टिव डेप्थ है 460 और ये ऊपर से जो क्लियर कवर है वो 40 mm, ठीक है। M20 ग्रेड का कंक्रीट है, Fe415 का स्टील है, ठीक है। और ये हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम जिस ऑफ स्पैन 6 मीटर, और इस पे यूडीएल लग रहा है 24 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक है। तो ये सब इतना डेटा है, और यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो जो स्ट्रेन है यहाँ पे दिया हुआ नीचे, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। और ये आप देख रहे होंगे 0.8 FYD, FYD का मतलब क्या है, डिजाइन स्ट्रेस जो है, डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है, FYD का वैल्यू जो वैल्यू है, FYD का वैल्यू 0.87 FY के बराबर, ठीक है। तो ये तो यहाँ से जो है हम लोग जो अगर हम स्ट्रेन निकालेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेन हमारा ऐसा आ रहा है, ये पहले यहाँ पे देखें 0.00276 है और ये है 0.00380, तो हमें स्ट्रेन निकालना है ना। स्ट्रेन लास्ट में हम लोग निकाले थे सिमिलर ट्रायंगल यूज करके। तो मान लीजिए वो स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है 0.295, तो इस बीच में लाई कर रहा है कहीं, तो यहाँ से हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन कर लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेन का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। तो लीनियरली इंटरपोलेशन अगर कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं FYD का। या नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट लेना है तो यहाँ पे देख लीजिए Fe415 है, तो Fe415 के लिए कितना वैल्यू लेते हैं, हमने आपको बताया था यहाँ लास्ट में कि Fe415 के लिए कितना 350 के लिया जाता है। तो 350 का वैल्यू ले लीजिए, लगभग उसी के आसपास ये भी आएगा, ठीक है। तो बाकी अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लोड के कारण टोटल लोड होना चाहिए, उसमें डेड लोड और लाइव लोड दोनों है। तो ये जो है लाइव लोड है, ठीक है, इसमें डेड लोड के बारे में बात नहीं किया है। तो डेड लोड क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा डेड लोड निकालना। यहाँ पे डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड क्या होगा, डेड लोड में टोटल एरिया यानी कि B इंटू कैपिटल D इंटू गामा ऑफ कंक्रीट। तो B के कितना है 250, इसको किलोमीटर पर मीटर क्यूब में इसका वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे 0.250 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 0.500 इंटू 25, ठीक है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3.125 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। अब इसको टोटल लोड हमारा आ जाएगा। टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टर लोड ले लीजिए डायरेक्ट एक ही बार। फैक्टर लोड हमारा आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई करके 24 प्लस 3.125, ठीक है। यानी कि 27.125 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 24 था, 25 था, हाँ 24 था, 25 ले लीजिए, ठीक है। 25 का लोड है, ठीक है। तो 25 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक मिनट, आप वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट ही कर लीजिए, सही रहेगा। यहां से जो है हम लोग निकालेंगे 27.125 इंटू 1.5,
25 है ना, 25 अगर लेंगे तो 28.125 इंटू 1.5 यहाँ सर, हाँ 25 है यहाँ पे, 25 आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 42.1875 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। ये 25 का किलोमीटर का लोड है, तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट यानी कि mx जो है वो हमारा निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा हमारा WL²/8, ठीक है। तो WL²/8 यानी कि 42.1875 इंटू L² 6/8। तो यहाँ से जो है mx का वैल्यू होगा 189.84 किलोमीटर मीटर। तो ये हो गया mx। अब से उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, mu लिमिटिंग। mu लिमिटिंग जो है, mu लिमिटिंग का वैल्यू हमारा 415 ग्रेड का स्टील है, Fe415 ग्रेड का। Fe415 के लिए mu लिमिटिंग क्या होता है, mu लिमिटिंग का वैल्यू Fe415 ग्रेड के लिए RU/BD² तो होता ही है, तो RU का वैल्यू कितना होता है 0.138 FCK इंटू BD², ठीक है। 0.138 FCK है कितना 20 इंटू B है 250 इंटू D² मीन्स 460 का स्क्वायर, 460 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा, आप देखेंगे तो 0.138 इंटू 20 इंटू 250 इंटू 460 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 146004000। तो 3 और 3 6 यानी कि 146 के आसपास आ रहा है। तो 146 किलोमीटर मीटर में डायरेक्ट पुट कर दीजिए 146, ठीक है। तो 146 आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारा सेक्शन क्या है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 189 और ये वैल्यू लिमिटिंग 146। तो इस केस में हमें सिंगली रेनफोर्स से काम नहीं चलेगा, डबली रेनफोर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यहां से हैंस mu लिमिटिंग या फिर mx इज ग्रेटर देन mu लिमिटिंग, ठीक है। हैंस हमें कहा जाना पड़ेगा, डिजाइन डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। हमें डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। यहां से तो ये समझ में आ गया। अब डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, पहले AST1 हमें लाना होगा, फिर AST2, फिर ASC, ठीक है। इतना काम हमें करना पड़ेगा। तो AST1 क्या हो जाएगा, AST लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये mu लिमिटिंग के लिए हम AST1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले AST लिमिटिंग, AST का वैल्यू किसके बराबर होता है, AST लिमिटिंग के बराबर। तो AST लिमिटिंग कितना हो जाएगा, वो भी डायरेक्ट वहां से निकाल लीजिए, यानी तो mu लिमिटिंग का वैल्यू लेकर के। तो mu लिमिटिंग यानी कि M1 का वैल्यू हो जाएगा mu लिमिटिंग, M1 इक्वल टू mu लिमिटिंग। इसके लिए क्या हो जाएगा 0.87 FY AST1 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, mu लिमिटिंग का वैल्यू कितना है 146। तो 146 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू AST1 इंटू D कितना है 460 माइनस, अब देखिए ये XU क्या है, ये लिमिटिंग सेक्शन की बात है हो रही है ना। XU क्या है, XU लिमिटिंग के बराबर। XU लिमिटिंग कितना होता है Fe415 के लिए, Fe415 के लिए XU का वैल्यू कितना, XU लिमिटिंग का वैल्यू 0.48 इंटू D। तो XU का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0.48 इंटू D से निकाल लेंगे। तो 0.48 इंटू 460 क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 460, ये हो गया आपको 220.8, और उसमें कितना से 0.42 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 0.42 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 92.736 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा AST का वैल्यू, AST1 का वैल्यू आ जाएगा। AST1 का जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा, देख लीजिए AST1 का वैल्यू कितना होगा
AST1 का वैल्यू निकालिए। इसका जो वैल्यू आएगा AST1 का 1101.1101.05, ठीक है, 05 mm²। ये AST1 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, AST2 निकालेंगे। AST2 के लिए M2 क्या हो जाएगा हमारा, M2 0.87 FY इंटू AST2 इंटू D माइनस यहाँ पे D डैश, ठीक है, ऊपर का कवर जो आराम हो जाएगा। तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 189 माइनस 146, तो ये आ जाएगा आपका 189.84 माइनस 146 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST2 इंटू D 460 माइनस 40 है क्लियर कवर ऊपर का। यहाँ से जो है AST2 भी हमारे पास निकल जाएगा। AST2 का वैल्यू आप लोग निकालिए। AST2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा, देख लीजिए 289.1, ठीक है, 289.1 mm², 289.1 mm² इसका वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके इक्विवेलेंट जो है कंप्रेशन साइड में स्टील देना होगा, ASC यानी कि ASC निकालना होगा। ASC के लिए हमें आपको पता है कि ASC के लिए क्या होता है, हमें जो है स्ट्रेन इन कंप्रेसिव स्टील, कंप्रेशन जोन में जो स्टील है उसमें स्ट्रेन सबसे पहले हमें निकालना होगा, क्योंकि स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है हमें। या नहीं तो अगर 415 दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप 350 ले लीजिए, या नहीं तो यहाँ से आप जो स्ट्रेन आएगा स्ट्रेन को लिनियरली इंटरपोलेट करके इसके वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां से आप या जो है यहाँ से निकाल लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू 350 लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये AST1 और AST2 हो गया हमारा। तो टोटल AST कितना आ गया, AST1 प्लस AST2, टोटल AST जो है हमारा निकल गया AST1 प्लस AST2 करके, तो यानी कि 1101.05 प्लस 289.1, तो ये आ गया 1390.15 mm², ठीक है, यही आएगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा AST मतलब टोटल जो है टेंसाइल रेनफोर्समेंट इतना हमें देना पड़ेगा। और कंप्रेशन जोन में भी अगर हम इतना डायरेक्ट दे देंगे तब तो ये ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। तो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा मीन्स जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस रहेगा वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा। तो उसको ऊपर करने के लिए मीन्स अंडर रेनफोर्स्ड बनाने के लिए हमें कंप्रेशन साइड में भी स्टील देंगे, तब वो न्यूट्रल एक्सिस जो है ऊपर शिफ्ट होगा। तो कंप्रेशन साइड में कितना स्टील देंगे कि वो ऊपर शिफ्ट होकर के हमारा या फिर बैलेंस हो जाए या फिर अंडर रेनफोर्स हो जाए, तो उतना स्टील प्रोवाइड करने के लिए उसी को हम लोग ASC बोलेंगे। तो ASC के लिए अब हम लोग निकालेंगे, इसके लिए M2 के लिए ही देना है। जो एक्स्ट्रा मोमेंट कितना है, M2 ही है, तो M2 के लिए ही हम लोग कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से आप निकाल लीजिए ASC का वैल्यू क्या होगा, ASC के लिए हमें M2 लेना पड़ेगा। M2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू Z2 कंप्रेशन साइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 इंटू Z2। तो C2 इंटू Z2 करेंगे तो C2 का वैल्यू पहले हमारे पास होना चाहिए। तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू हो जाएगा FSC इंटू ASC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो गया टोटल जो हम स्टील प्रोवाइड किए, ठीक है, स्टील के कारण कंप्रेसिव फोर्स। और माइनस करना होगा जितना दूर हमने स्टील प्रोवाइड किया उतना तो कंक्रीट माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना कंक्रीट हटा के हमने स्टील प्रोवाइड किया है, तो उसको कंक्रीट के कारण जो कंप्रेसिव फोर्स होना था उसको हमने माइनस कर दिया। इंटू लिवर आर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, D माइनस D डैश, तो D माइनस D डैश हो गया। अब यहाँ से FSC का वैल्यू हम डायरेक्ट ले लेते हैं 350, क्योंकि यहाँ पे Fe415 ग्रेड का स्टील है। अगर आपको लेना है तो आप पहले स्ट्रेन निकालिए। यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल का रूल हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल बना करके यहाँ से आप एप्सिलॉन SC जो है ये वैल्यू ये आप निकालिए और इसको यहाँ पे देखिए कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेन निकालेंगे तो हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन का वैल्यू आएगा
0.00286, ठीक है, 0.00286 आएगा, 0.00286 स्ट्रेन का वैल्यू आएगा। तो ये जो स्ट्रेन है हमारे इसमें ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 286 है तो 276 और 380 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इंटरपोलेशन करके यानी कि 0.975 FYD से लेकर के FYD के बीच में वैल्यू आएगा, तो इसी के बीच में वैल्यू लेकर के मतलब हम लोग इंटरपोलेट कर लेंगे। इंटरपोलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन करके जो है, अगर आपको नहीं आता है इंटरपोलेशन तो आप हमें बताइए, कोशिश करेंगे आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करके उसमें इंटरपोलेशन करना हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं, यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू लेकर के आप स्ट्रेस निकाल लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट 350 लेकर के काम कर रहे हैं, तो 350 हो जाएगा हमारा। ये M2 कितना है, M2 का वैल्यू 189 माइनस ये इंटू 10 टू द पावर 6 भी होगा ना, यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 6 भी होगा, ठीक है, कर दीजिएगा आप। तो 189 में से अगर 43 हो जाएगा ये 43.84 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 350 माइनस 0.45 इंटू FC के है 20 इंटू ASC, ठीक, और डी है 460 माइनस 40, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ से हम ASC का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ASC का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ASC का जो वैल्यू होगा ये आपका होगा, देख लीजिए 303.52 mm², ठीक है, 303.52 ASC इज इक्वल टू 303.52 mm²। और AST हमारा कितना निकला था, AST 1390.15 mm²। तो ये जो है हमने ASC और AST दोनों निकाल लिया हमने, और यहाँ से जो है हम डिजाइन जो है कंप्लीट होता है, और इसी के हेल्प से हम लोग आगे की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने डिजाइन कंप्लीट किया, और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, आप यहाँ से इसके हेल्प से निकाल लीजिएगा। तो आज ये डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल जो है हमारा एक फ्लैंज्ड बीम एनालिसिस करेंगे। फ्लैंज्ड बीम क्या होता है, फ्लैंज्ड बीम में टी बीम और एल बीम दो टाइप का बीम होता है। वर्किंग स्टेट से हमने उसको कर लिया है, अब लिमिट स्टेट से भी उसको करेंगे एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम में, और उसमें फ्लैंज्ड बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक तो करना ही है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को तो लाइक करना ही है, शेयर करना ही है। और अगर आप ऐसा वीडियो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।